इस भाइयों के बीच के युद्ध में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत कुछ घृणित था। हारना जारी हत्या और मरने से बेहतर था। उद्धरण समाप्त। 3 भीषण वर्षों तक दक्षिण के पहाड़ी इलाकों और मैदानों में, साथ ही मैड्रिड, बार्सिलोना और मलागा जैसे आबादी वाले शहरों में स्पेन ने गृहयुद्ध की हत्या और नरसंहार झेला, जहां रिपब्लिकन और राष्ट्रवादी आपस में लड़े। इस संघर्ष में 5 लाख से अधिक नागरिकों और सैनिकों की हत्या हुई। बादाजोस, इरुन, ग्वाडलजारा, तेरल और एब्रो जैसी जगहों पर हुए रक्तपात ने देश की मानसिकता पर गहरा असर डाला और पिकासो की गुएर्निका, हेमिंग्वे की फॉर व्हूम द बेल टोल्स और ऑरवेल की होमेज टू कैटालोनिया जैसी लोकप्रिय कथाओं ने यह सुनिश्चित किया कि दुनिया कभी भी गुएरा सिविल एस्पानियोला को न भूले। इस वीडियो में हम 1936 से 1939 के बीच स्पेन के दुःस्वप्न जैसे वर्षों की यात्रा करेंगे, जो पश्चिमी यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे रक्तरंजित संघर्ष था। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। गृह युद्ध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय तनावों की जटिल परस्पर क्रिया से फूटते हैं, जो कई बार दशकों या यहां तक कि सदियों में विकसित होते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत तक स्पेन लगातार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का शिकार रहा। बोरबोन वंश, जिसकी शुरुआत फ्रांस में हुई और राजा फेलिपे पंचम ने 1700 में स्पेन में स्थापित किया, को रिपब्लिकनों, उदारवादियों, तानाशाहों और क्षेत्रवादियों द्वारा बार बार चुनौती दी गई। वर्तमान स्पेन के राजा फेलिपे छठे बोरबोन वंश के सदस्य है, पर उनकी संप्रभुता 1700 के बाद कम से कम 4 बार उखाड़ी और फिर हासिल की गई। स्पेन में लगातार एक स्थिर संसदीय लोकतंत्र की कमी रही। 1874 में एक संवैधानिक राजशाही बनाने के प्रयास में उदारवादी और रूढ़िवादी सरकारों के बीच एक कालखंड लागू किया गया, जिसे पुनर्स्थापना कहा जाता है। अलोकतांत्रिक और सामाजिक वास्तविकताओं से दूर होने के कारण यह व्यवस्था 1931 में ढह गई, जब राजशाही समर्थित तानाशाह मिगुएल प्रीमो दे रिवेरा की तानाशाही का पतन हुआ, जिन्होंने 1923 में सैन्य तख्तापलट से सत्ता हासिल की थी। दे रिवेरा का राष्ट्रवादी वादा कि वे रूढ़िवादी व्यवस्था लाएंगे, शहरीकरण करेंगे और आर्थिक समृद्धि दिलाएंगे, प्रारंभ में स्वागत योग्य था। लेकिन नागरिक अशांति को अस्थायी रूप से दबाने और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक उछाल का अनुचित श्रेय लेने के बावजूद तानाशाही स्पेनिश समाज की गहरी दरारों को छुपा नहीं सकी और डी बाप्साउ रिवेरा ने मार्च 1930 में जनसमर्थन खोकर इस्तीफा दिया। उस वर्ष की 14 अप्रैल ने दूसरी स्पेनिश गणराज्य की वापसी का संकेत दिया और एक नई लोकतांत्रिक सरकार आई, जो स्पेन में महत्वाकांक्षी सुधारों और सामाजिक व आर्थिक शक्ति के मौलिक पुनर्वितरण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी, जिससे समाज के रूढ़िवादी वर्ग, राजतंत्रवादी, सेना और मुख्य रूप से चर्च चिंतित हो गए। शिक्षा का धर्मनिरपेक्षीकरण, महिलाओं के लिए मतदान अधिकार और प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत, नागरिक विवाह कानून और उत्सवों व जुलूसों पर प्रतिबंधों ने जनता पर चर्च के नियंत्रण और प्रभाव को कम कर दिया। कैथोलिक प्राधिकरण ने गणराज्य के पुनर्गठन को पारंपरिक धर्म और स्पेनिश संस्कृति पर हमला माना। स्पेनिश सेना ने 5 वर्षों के गणराज्य शासन के दौरान सुधारों पर लगातार अधिक शत्रुतापूर्ण और संदेहास्पद प्रतिक्रियाएं दी, खासकर रूढ़िवादी, अधिनायकवादी और राष्ट्रवादी मूल्यों से जुड़े अधिकारियों के बीच। गणराज्य के प्रधानमंत्री मैनुएल अजाना का लक्ष्य सेना का आधुनिकीकरण और लोकतंत्रीकरण करना था, जो पहले बिना किसी नियंत्रण के स्वायत्तता का आनंद लेती थी और एक अलग गुट बन गई थी। साम्राज्य के अंत के बाद से अधिकारी वर्ग एक बढ़ती हुई आत्म केंद्रित जाति बन गया था। सैन्य अकादमियां मुख्य रूप से अधिकारियों के बेटों का पक्ष लेती थीं। अधिकारियों की बेटियां सैन्य परिवारों में विवाह करती थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सैन्य प्राधिकरण का श्रमिक वर्ग से निजी संबंध कमजोर होता जा रहा था। स्पेन की प्रमुख सैन्य अकादमी जरागोजा के शिक्षण स्टाफ में मुख्यतः मोरक्को अभियान में खुद को साबित कर चुके उपनिवेशवादी अधिकारी थे,
जिन्हें अफ्रीकानिस्तास कहा जाता था। इसलिए अकादमी साम्राज्यवादी पुनर्जन्म के विचारों, सेना को स्पेन के रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में देखने और इस तरह अतिराष्ट्रवादी दक्षिणपंथी राजनीति का अभिन्न हिस्सा बनने का केंद्र बन गई। गणराज्य की शुरुआती कार्रवाइयों में जून 1931 में ज़रागोजा को बंद करना शामिल था, जिससे जनरल एमिलियो मोला और फ्रांसिस्को फ्रांको जैसे कट्टरपंथी नाराज हुए, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खोई और बाद में 1936 में तख्ता पलट का नेतृत्व किया। औद्योगिक शहरीकरण के बावजूद देश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समाज बना रहा, जिसमें अमीर जमींदारों और बेहद गरीब किसानों के बीच गहरी खाई थी। दक्षिणी स्पेन में एक छोटे पारंपरिक अभिजात वर्ग के पास विशाल जमींदारी थी, जिन्हें लाटीफुंडिया कहा जाता था। भूमिहीन किसान गरीबी में रहते थे और मौसमी काम करते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती थी। शहरों में औद्योगिक मजदूरों को कठोर परिस्थितियों, कम वेतन और कम यूनियन या ट्रेड सुरक्षा का सामना करना पड़ता था, जिससे कातालोनिया और अंदालुसिया जैसे क्षेत्रों में शक्तिशाली अराजकतावादी और समाजवादी आंदोलन उभरे। पिछले दशक की उन्नति का दौर समाप्त हो गया था, जिससे व्यापक बेरोजगारी और भीड़भाड़ वाले व्यवसाय पीछे रह गए थे। नवंबर 1933 में रूढ़िवादी सरकार के सत्ता में पुनः आने के बाद परिस्थितियां अत्यंत बिगड़ गईं। अगले साल अक्टूबर में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने एक क्रांतिकारी आम हड़ताल के जरिए नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की, जिससे विनाशकारी परिणाम सामने आए। कैटालान या मैड्रिड जैसे क्षेत्रों में आंदोलन जल्दी ठंडा पड़ गया, लेकिन अस्तूरियास में कोयला खनिकों ने सशस्त्र विद्रोह किया, ओविएदो पर कब्जा कर लिया और 50 से ज्यादा चर्च, कॉन्वेंट व अन्य धार्मिक स्थलों को जला दिया। साथ ही कई अधिकारियों को मार डाला। 30,000 से अधिक श्रमिकों के प्रयास के बावजूद रक्षा सिर्फ 2 सप्ताह तक टिकी। जनरल एडुआर्डो लोपेज ओचोआ वाई पोर्तुओंदो के नेतृत्व में स्पेनिश सेनाओं ने विद्रोह को कुचल दिया। उन्होंने अस्तूरियास के गांवों पर वायुसेना के बमवर्षक, तटीय शहरों पर नौसेना की गोलाबारी और जमीन पर आक्रामक पैदल सेना तैनात की। इसके बाद पूरे अस्तूरियास में कठोर और व्यापक दमन शुरू हो गया। पूरे स्पेन में संवैधानिक गारंटियां भी निलंबित कर दी गईं। 30,000 लोगों को कैद किया गया और कई को यातना दी गई। पार्टी और यूनियन के कार्यालय बंद कर दिए गए और वामपंथी प्रेस को चुप करा दिया गया। समाजवादी नगर परिषदों को उखाड़ फेंका गया। उदारवादी या वामपंथी विचारों वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया। नियोक्ताओं और प्रबंधन ने हर जगह ट्रेड यूनियन और वामपंथी कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर निकालने का मौका लिया। 2 साल बाद 1936 में जब आम चुनाव कराए गए, तो वामपंथियों ने फिर से संगठित होकर प्रगतिशील ताकतों के एक मजबूत गठबंधन, पॉपुलर फ्रंट के रूप में एकजुट हो गए, जिन्होंने फरवरी के चुनावों में आसानी से जीत हासिल की। इसके बाद देश तेजी से अराजकता की ओर बढ़ गया। क्रांतिकारी जनता ने सड़कों पर उतरकर उन कैदियों को रिहा कर दिया, जिन्हें वे गलत तरीके से दोषी मानते थे। रूढ़िवादी इमारतों और चर्चों पर कब्जा कर उन्हें जला दिया गया। विरोधी मतदाताओं पर हमला कर उनके कारोबार लूट लिए गए और प्रमुख नेताओं को उनके घरों में मार डाला गया। फ्रांको और मोइलर ने व्यवस्था बहाल करने हेतु मार्शल लॉ लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन जब इसे ठुकरा दिया गया तो उन्होंने राष्ट्रवादी समर्थकों और सशस्त्र बलों की मदद से सैन्य तख्तापलट के जरिए गणराज्य को उखाड़ फेंका। 17 जुलाई को फ्रांको ने स्पेनिश फॉरेन लीजन और आर्मी ऑफ अफ्रीका के साथ सनत दक्षिणी मुख्य भूमि पर हमला किया। इसी बीच मोला ने उत्तर में सेनाओं को जुटाया। गृह युद्ध भड़क उठा था। स्पेन के गैलिसिया में जन्मे फ्रांसिस्को फ्रांको बहामुंडे का किशोरावस्था उत्तरी अफ्रीका के क्रूर औपनिवेशिक अभियानों से प्रभावित हुई। उस दौरान उन्होंने एक सक्षम और निर्दयी सैनिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और उनका अधिनायकवादी दृष्टिकोण गहराई से आकार लिया।
जिससे युद्ध के दौरान विनाशकारी प्रभाव पड़ा। 14 साल की उम्र में फ्रांको ने 1907 में टोलेडो मिलिट्री अकादमी में कैडेट के रूप में प्रवेश लिया और 4 साल बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर स्नातक हुए। त्वरित उन्नति और प्रतिष्ठा की खोज में फ्रांको को फुएरजास रेगुलरिस इंडिजेनस में नियुक्त किया गया, एक पैदल सेल सेना इकाई जिसे आर्मी ऑफ अफ्रीका कहा जाता था। उन्हें अफ्रीका में तैनात किया गया, जहां कहा जाता था कि उन्हें या तो अल्लाह काजा ताबूत को या अल्लाह फाजा जनरल की पट्टी मिलेगी। 1913 में स्पेनिश मोरक्को में तैनात किए गए, जहां स्पेन 1911 से 1927 के बीच रिफ्ट युद्ध में स्थानीय अमाजिक जनजाति से जूझ रहा था। फ्रांको ने जल्द ही युद्ध के मैदान में अपनी कड़ी अनुशासन, धैर्य और रणनीतिक दक्षता के लिए ध्यान आकर्षित किया। उन्हें युद्ध में केवल एक बार चोट लगी, जब एल्बिट्जे में गुरिल्ला ठिकाने पर हमले के दौरान उनके पेट में गोली लगी थी और उनके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। अपने कार्यों के लिए उन्हें स्पेन के सर्वोच्च सम्मान क्रूज लोरियाडा द सैन फर्नांडो और प्रतिष्ठित क्रॉस ऑफ मारिया क्रिस्टिना फर्स्ट क्लास की से सम्मानित किया गया। उनका तेजी से प्रमोशन हुआ। 1916 में कप्तान, 1917 में मेजर बनाए गए, जिससे वे स्पेन की सेना में सबसे युवा अधिकारी बने। 1920 में स्पेनिश लीजन के सेकंड इन कमांड बने और 1926 में महज 33 वर्ष की उम्र में यूरोप के सबसे युवा जनरल बने। 1920 में लेफ्टिनेंट कर्नल होसे मिलन एस्ट्रे द्वारा स्थापित स्पेनिश लीजन कुख्यात फ्रेंच लीजन एत्रांजे की तर्ज पर बनाई गई थी, जिसमें विदेशी देशों के सैनिकों को शामिल किया गया और अनुभवी स्पेनिश अधिकारियों को उनका नेतृत्व करने के लिए भर्ती किया गया। उन्हें क्वार्टेल डेल रेयंस्यूटा प्लाजा डे कोलोन में तैनात किया गया। लेगियोन एस्पानियोला में शामिल होने के कारण देशभक्ति और वीरता के आदर्शों से लेकर सेना के भगोड़े, निर्वासित और आजीविका की तलाश वाले अपराधी तक विविध थे। ग्रेट वॉर के बाद कुछ भर्ती सैनिकों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन वे सक्रिय युद्ध ड्यूटी या उपनिवेशी सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपने पेशे से जुड़े रहना चाहते थे। विदेशीपन और रोमांच से जुड़ी हुई कुछ लोगों ने लेजन को दुनिया देखने का एक अवसर माना। यह उन कामकाजी प्रवासियों के लिए भी एक ठिकाना था जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, जो फंसे हुए थे या जो हड़तालों के बाद निकाल दिए गए थे। कई लोग लेजन में हताशा, नशे या जबरदस्ती लाए जाने के कारण शामिल हुए, जिसे मजबूर करना, धोखा देना या डराना भी कहते हैं। कुछ लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण शादी, जीवन संकट या न्याय व्यवस्था से बचने के लिए ऐसा किया था। उदाहरण समाप्त। रिफ विद्रोह के दौरान तेजी से मौत के दूल्हे का उपनाम कमाते हुए लीजन ने हिंसा, शहादत और देशभक्ति के जोश का एक ऐसा कल्ट स्थापित किया जिसकी राष्ट्रवादी अखबारों में सराहना की गई और जिसने स्थानीय अमाजिग लोगों के बीच दहशत फैला दी। विकृत करने, सिर काटने, मानव ट्रॉफी शिकार और दुश्मन सैनिकों तथा आम नागरिकों दोनों को जिंदा जलाने की भयानक कहानियां जल्द ही फैल गई। लीजन अपनी अत्यधिक हिंसा के लिए कुख्यात हो गई, जैसे सिरों को संगीनों पर टांगना या टोकरी में भेजना। कुछ मामलों में अधिकारियों ने भी इसे अपनाया और प्रोत्साहित किया। तख्ता पलट के एक हफ्ते बाद जर्मनी और इटली ने विद्रोह को हथियार, वाहन, गोला बारूद और परिवहन के रूप में समर्थन का वादा किया, जल्दी जीत और नए सहयोगी की उम्मीद में। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य पर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को अलग करने वाले रिपब्लिकन नौसैनिक नाकाबंदी से बचने का प्रयास। स्पेनिश लीजन और फुएरजास रेगुलरस इंडिजेनस ने जर्मन और इटालियन विमानों का इस्तेमाल अपनी टुकड़ियों, तोपखाने और उपकरणों को ले जाने के लिए किया, जो पहली सफल एयरलिफ्ट थी। 85 दिनों में जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 14,000 सैनिकों और 300 टन से थोड़ा कम युद्ध सामग्री को स्पेन लाया गया। विदेशी पायलटों और इंजीनियरों के कारण रिपब्लिकन सेनाओं को एक विनाशकारी झटका लगा।
विद्रोह के गृहयुद्ध में बदलते ही स्पेन में यह विभाजन स्पष्ट हो गया। शहरी केंद्र, जहां श्रमिक संघ और मजदूर समाज के ताने बाने में गहरे जुड़े हुए थे, वे मुख्य रूप से रिपब्लिकन बने रहे, खासकर वेलेंसिया और कातालान जैसे कट्टरपंथी केंद्र विरोधी क्षेत्रों में या राजधानी मैड्रिड में। मध्य उत्तर और उत्तर पश्चिम के ग्रामीण क्षेत्र विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गए, जिन्हें प्रतिगामी रूढ़िवादी वर्गों और धार्मिक किसानों से जन समर्थन मिला। हालांकि विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में जहां तख्ता पलट का समर्थन नहीं था, वहां शीघ्र ही प्रतिरोध दबाने के लिए हिंसक दमन किया गया। विगो बंदरगाह शहर में विरोध और प्रदर्शनों का सामना नरसंहार और खून खराबे से हुआ। स्थानीय सैन्य कमांडरों ने हर प्रकार के विरोध का सफाया कर दिया। सैकड़ों राजनीतिक और यूनियन प्रतिद्वंद्वियों, मेयरों, वकीलों, शिक्षकों, डॉक्टरों, नाविकों और मजदूरों की उनके ही साथी सैनिकों ने हत्या कर दी। गांवों और कस्बों में लोगों को एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर किया गया, जो उनके विचारधारा में विश्वास से कम, अपने प्रियजनों के सामने खड़े तत्काल खतरे के कारण ज्यादा था। जिन्होंने कभी रिपब्लिकन सहानुभूति दिखाई, वे परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को नए विद्रोही अधिकारियों से जोड़ने को मजबूर महसूस करने लगे, भले ही इससे दोस्ती और निष्ठाओं का विश्वासघात हो। उदाहरण समाप्त। किसी भी सार्थक और कुछ मामलों में तो काम कर रही पुलिस या न्यायिक प्राधिकरण की अनुपस्थिति में देश के कई हिस्सों में जल्द ही अराजकता और क्रूर सतर्कतावादी प्रतिशोध फैल गया, क्योंकि हर तरह के व्यक्तिगत हिसाब किताब निपटाए गए। साथ ही क्रांतिकारी न्याय के नाम पर खुलेआम आपराधिक कृत्य भी किए गए। गणराज्य के क्षेत्रों में पादरियों के खिलाफ हिंसा आम थी। लगभग 7,000 धार्मिक कर्मचारी मारे गए। बड़े पैमाने पर अपवित्रीकरण हुआ और प्रमुख कब्रें खोदी गईं। यह प्रगति विरोधी और दबंग चर्च के खिलाफ घिनौना पलटवार था। गणराज्य के क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों का उद्देश्य था हत्या करना, ताकि वे एक कोरा कागज हासिल कर एक साहसी नई दुनिया बना सकें। विद्रोही क्षेत्रों में हत्या को समुदाय को प्रदूषण और उससे उत्पन्न खतरों से मुक्त करने के लिए एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में व्यापक रूप से देखा जाता था। जो लोग सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक थे और पुरानी सोच के लिए खतरा थे, उनका शुद्धिकरण करना। प्रगतिशील शिक्षक, बुद्धिजीवी, स्वशिक्षित मजदूर, नई महिलाएं, वे लोग जिनके पास विचार थे और अपने लिए सोचना। महिलाओं में इसे दोहरी तरह से निंदनीय माना जाता था। हिंसा सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक रूप से भिन्न लोगों के खिलाफ लक्षित थी। लीजन और अफ्रीका की सेना उत्तर की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर प्रतिरोध को निर्दयता से कुचलती रही। विरोध आम नागरिकों द्वारा किया गया था, जो कुछ भी उन्हें मिल सका उससे लैस थे, और उन्होंने 20वीं सदी के टैंकों, बम वर्षकों और चुनिंदा पैदल सेना के खिलाफ व्यर्थ संघर्ष किया, न कि सुशिक्षित मिलिशिया द्वारा, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। रणनीतिक नरसंहार, यातना, व्यवस्थित बलात्कार, सामूहिक कब्रें, अमानवीकरण, हत्याकांड और कत्लेआम उनके पीछे बिखरे पड़े थे, जिससे स्पेन की प्रजातंत्र समर्थक जनता केवल निशानेबाजी के अभ्यास के लिए लक्ष्य या क्रूरता के शिकार बनकर रह गई थी। दक्षिणी स्पेन एक हत्याकांड का मैदान बन गया, जहां युद्ध के दौरान अनुमानित 38,000 से लेकर 1,30,000 तक फांसियां दी गईं। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रांको की पूरी सत्ता के दौरान 1936 से 1975 तक दी गई फांसियों में से 50 से 70% केवल गृहयुद्ध के पहले 3 महीनों में ही दे दी गईं। स्पेन के पश्चिमी तट पर एक्स्ट्रा माजोरा में स्थित किलेबंद सीमा शहर बडाजोज ग्वाडियाना नदी के किनारे पुर्तगाल की सीमा के पास बसा है, और माना जाता है कि इसकी स्थापना 8वीं सदी में ही हो गई थी। अगस्त 1936 में भारी नुकसान के बाद बडाजोज पुर्तगाली सीमा पर एकमात्र रिपब्लिकन ठिकाना रह गया था। यह जल्द ही राष्ट्रवादी सेनाओं द्वारा कट गया, जो अपने उत्तरी और दक्षिणी बलों को एकजुट करके पश्चिमी मोर्चे को सुरक्षित करना चाहती थी।
प्राचीन किले की दीवारों के भीतर कर्नल इल डेल्फोंसो पुईडेंडोलास वाई पोंस दे लियोन के नेतृत्व में 500 नियमित सैनिक और लगभग 3-4 हजार रिपब्लिकन मिलिशिया, पुरुष और महिला दोनों, अनिवार्य घेराबंदी के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पास पुराने हथियार, हल्की मशीन गनें और छोटी तोपें थीं। स्पेनिश सेना के फ्रांको समर्थक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जुआन यागुए वाई ब्लांको ने उनका विरोध करने के लिए स्पेनिश, जर्मन और इटालियन सैन्य शक्ति का उपयोग किया। करीब 3000 स्पेनिश फॉरेन लीजन के सैनिक, 750 मोरक्कन पैदल सैनिक और 5 पूरी फील्ड बैटरियों की तोपखाना शक्ति, जिसमें लगभग 30 तोपें थीं, 37 मिलीमीटर की एंटी टैंक गन से लेकर 75 मिलीमीटर की फील्ड गन और विनाशकारी 150 मिलीमीटर की होवित्जर शामिल थीं। उन्हें वायुसेना के बमवर्षकों का समर्थन प्राप्त था, जो 14 अगस्त को बार्डर होत पर उतरे। पिछले 3 दिनों से बार्डर होत पर तोपखाने और हवाई हमलों से लगभग निरंतर गोलाबारी से प्राचीन किले का अधिकांश भाग ध्वस्त हो गया और शहर में भयभीत शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई। एक खुले उपेक्षा के कृत्य में लगभग 9 बजे पुईडेंडोलास और स्थानीय अधिकारियों के एक दल ने युद्ध शुरू होने से पहले ही सीमा पार कर पुर्तगाल की ओर भाग गए। मोरक्कन रेगुलरिस ने शहर की दक्षिणी दीवारों पर आसानी से धावा बोल दिया। रक्षकों ने हमले के सामने या तो घुटने टेक दिए या हथियार डालकर राष्ट्रवादियों से जुड़ गए। लेकिन पुर्ता दे ला त्रिनिदाद या ट्रिनिटी गेट पर विद्रोहियों का हमला कुएर्पो दे काराबिनेरोस की बेहद बहादुर इकाई ने रोक दिया। काराबिनेरोस ने गेट पर पहले से बनी हुई रक्षात्मक स्थिति में डेरा डाल लिया, मशीन गन संभाली और राइफलधारियों व एक पुराने फील्ड गन की मदद से उन्होंने हमलावर स्पेनिश सेना के बड़े हिस्से को एक दृढ़ अंतिम मोर्चे में ढेर कर दिया। चौथी बटालियन की एक कंपनी ने अपने 90 में से 76 सैनिक खो दिए और सभी अधिकारी मारे गए सिवाय एक के। नुकसानों के बावजूद लेगियोन एस्पान्योला ने पुनः बैरिकेड्स पर हमला बोला और गोलाबारी के बीच रास्ता बनाकर उस स्थिति को साफ करने में सफल रहे। एक अन्य क्षेत्र में लगभग 50 मिलिशिया मैथेड्रल में छिपे हुए थे, जो नीचे अराजकता के बीच गोलियां चला रहे थे जब तक उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया और उन्हें बाहर निकाला गया। काराबिनेरोस को पार करने के बाद चौथी बटालियन ने अन्य लेजियोनियर्स और रेगुलरिस के साथ मिलकर शहर की गलियों में बचे हुए रक्षकों का पीछा करना शुरू किया और ज्यादातर मामलों में किसी भी बचे हुए को बेरहमी से संगीन या ट्रेन चाकू से हाथों हाथ मार डाला। रात भर छिटपुट लड़ाई के बाद सुबह तक बादाजोज विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गया था। लड़ाई के बाद की घटनाओं ने हुआन यागुए वाई ब्लांको को बराहोत का कसाई का डरावना नाम दिलाया। उनकी आज्ञा पर जीत के बाद लगभग 4000 निहत्थे नागरिकों का नरसंहार किया गया, जिन्हें उनके घरों में, गिरजाघर में शरण लेते समय और प्लाजा दे टोरोस में इकट्ठा करके मार दिया गया। शहर के मुख्य चौराहे पर मशीन गनों और फायरिंग दस्तों ने निर्दोष नागरिकों को घेर लिया था। उन्हें पंक्तिबद्ध किया गया और भारी संख्या में गोलियां मारी गईं, इससे पहले कि कैदियों की अगली खेप उसी हालत के लिए लाई जाती। बाद में उनके शवों को दफनाने के गड्ढों में जला दिया गया। एक पत्रकार ने 15 तारीख को रिपोर्ट किया कि लगभग 200 लोगों को फायरिंग स्क्वाड ने गोली मार दी है। कमांडांसिया मिलिटार के फुटपाथ खून से सने हैं और बुलरिंग में गिरफ्तारियां और सामूहिक हत्याएं जारी है। सड़कों पर गोलियों की बौछार है, कांच, टाइल्स और लावारिस लाशों से ढकी हुई है। सिर्फ काले सैन जुआन में ही 300 लाशें पड़ी हैं। राष्ट्रवादी सेनाएं मैड्रिड पर केंद्रित हैं। उन्होंने ला कोरोनिया से लेकर काडिज तक पश्चिमी स्पेन और पुर्तगाल सीमा पर नियंत्रण कर लिया है। युद्ध के दौरान 32,000 से अधिक विदेशी स्वयंसेवकों ने देश की ओर से लड़ाई लड़ी। उससे की वो किसी अधिकांश ने रिपब्लिकन का समर्थन किया, लेकिन कुछ ने राष्ट्रवादी विद्रोहियों का भी। जर्मन, इतालवी और ऑस्ट्रियाई रिपब्लिकन स्वयंसेवकों के लिए यह अपने देश के शासन से भागने के बाद फांसीवाद से लड़ने का मौका था,
जबकि ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी स्वयंसेवकों ने अपनी सरकार की गैर हस्तक्षेप नीति से निराश होकर इस युद्ध को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा। अगर लोकतांत्रिक शक्तियां फांसीवाद को नहीं रोकेंगी तो वे खुद रोकेंगे। वामपंथी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड्स या ब्रिगादास इंटरनेशनल्स को अनौपचारिक रूप से सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, जो इस युद्ध को प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा घिरे एक जन सरकार और समाजवादी विचारधारा के लिए एक आदर्श भूमि मानता था। कॉमिंटर्न यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा अक्टूबर 1936 में स्थापित की गई इन ब्रिगेड्स को सोवियत समर्थक स्पेनिश कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में संगठित किया गया था, लेकिन इनमें कई वामपंथी प्रवृत्तियों के लड़ाके शामिल हुए, जिनमें अराजकतावादी, ट्रॉट्स्कीवादी और गैर संबद्ध फांसीवाद विरोधी भी थे। उन्हें कई डिवीजनों में विभाजित किया गया था। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड मुख्यतः जर्मन, ऑस्ट्रियाई और मध्य यूरोपीय स्वयंसेवकों से बनी थी। 12वीं ब्रिगेड में इटालियन, हंगेरियन और पोलिश शामिल थे। बल्कन लड़ाकों ने 13वीं ब्रिगेड बनाई और फ्रांसीसी, स्विस और बेल्जियन 14वीं ब्रिगेड में थे, जबकि 15वीं ब्रिगेड ने ब्रिटिश, आयरिश, अमेरिकी और कनाडाई स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया। इस अंतिम ब्रिगेड में वे यूनिटें शामिल थीं जो रोमांच और वीरता के रोमांटिक आदर्शों का प्रतीक बन गईं। ब्रिटिश बटालियन, आयरिश कॉनोली कॉलम, अमेरिकी अब्राहम लिंकन बटालियन और कनाडाई मैकेंजी पापिन्यू बटालियन, और जिनकी पंक्तियों में अर्नेस्ट हेमिंग्वे, डब्ल्यू पॉटनेज, ऑन्डन, फेलिशिया ब्राउन और टॉम विंटरिंगम ने सेवा दी थी। इन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के बारे में फ्रांकोवादी प्रचार ने घोषणा की, उद्धरण, वे अपराधियों की एक सेना थे जो धरती की गंदगी, उसकी जेलों, पागलखानों, धर्मशालाओं और वेश्यालयों की झाड़ू से बनी थी। स्पेन में लोगों ने अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार किया। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से वे गुप्त पुलिस के लिए फांसी के चारे थे और साथ ही फ्रांको की सेना के लिए तोप का चारा भी थे। एक निडर लोगों का समूह जो पापमय जीवन जीने के अभ्यस्त थे और जिन्होंने पहले भी हत्याएं की थीं। दूसरी ओर शायद फ्रांको समर्थक स्वयंसेवकों में सबसे कुख्यात ओवेन ओडफी के फांसीवादी नीली कमीज वाले थे। भले ही उनकी वीरता और कौशल का बहुत अतिरंजन किया गया है, इन्हें स्पेनिश लीजनियर के साथ 15वीं बंडेरा या बटालियन 15 के रूप में संयोजित किया गया था। ओडफी एक अयोग्य पार्टी राजनीतिक लड़ाकू और कमजोर रणनीतिकार, युद्ध के समय फिनिगुएल के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में अपने करियर के अंतिम दौर में थे। एंग्लो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के बाद के आयरलैंड के राजनीतिक माहौल में उन्होंने अपना करियर पुनर्जीवित करने और कट्टरपंथी रिपब्लिकन विरोधी आयरिश पादरियों का समर्थन जीतने का अवसर देखा। सितंबर 1936 में स्पेन जाते हुए ओडफी ने प्रेस से कहा कि युद्ध में शामिल होने के लिए 20,000 आयरिश स्वयंसेवक तैयार हैं। गैलिक धर्मयोद्धा जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह में खुद को लहूलुहान किया था। फिर भी वह देश में 700 से कम लोगों के साथ पहुंचे, में सिंपैथीसा किस्सों पर पहुंचे, जिनमें से अधिकांश न लड़ सकते थे और न ही रणनीति बना सकते थे। विद्रोहियों को शुरू में जंग के अनुभवी योद्धाओं का समर्थन मिला, लेकिन जल्द ही आयरिश ब्लू शर्ट्स के प्रति उनका रवैया बदला, खासकर स्पेनिश लीजन में, जब ओडफी ने 1937 में मैड्रिड के पास एक हमले में भाग लेने से इनकार किया। इस इनकार पर किसी अन्य सेना अधिकारी को गोली मारी जाती। सिर्फ 6 महीने देश में रहने के बाद ब्लू शर्ट्स 1937 के वसंत में आयरलैंड लौट गए, अपनी पूंछ दबाए हुए, क्योंकि वे केवल 2 मामूली महत्वहीन झड़पों में ही शामिल हुए थे और फ्रैंको ने उन्हें घर भेज दिया था। फ्रैंको की राय थी कि उनकी मामूली गतिविधि एक दयनीय सी नाकाम कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं थी। बड़ी संख्या और रिपब्लिकन तथा राष्ट्रवादी स्वयंसेवकों के लक्ष्य के प्रति संयुक्त समर्पण के बावजूद उनमें मौतों की संख्या अत्यधिक थी। कम से कम 20% ब्रिगाडिस्ता अपनी जान गंवा बैठे। उन्नीस की शुरुआत में युद्ध एक लंबी और खूनी लड़ाई बन गया था। फरवरी में जरामा की लड़ाई ने राष्ट्रवादी सेनाओं को
मैड्रिड और वेलेंसिया के बीच मुख्य सड़क काटने से रोकने की कोशिश की, और हालांकि रिपब्लिकन उस सड़क को बचाने में सफल रहे, लेकिन लड़ाई का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला और यह बहुत महंगी साबित हुई। इसके बाद मार्च में 2 हफ्ते तक गुआडालाजारा की लड़ाई हुई, जहां प्रो फ्रांको इतालवी सेनाओं को रिपब्लिकन और ब्रिगादास इंटरनेशनल्स की मदद से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। गुआडालाजारा रिपब्लिकन की कुछ चुनिंदा जीतों में से एक थी। यह जीत प्रचारात्मक ढंग से काम आई और इतालवी सैनिकों की मानी हुई प्रतिष्ठा कम हुई। जब राष्ट्रवादी औद्योगिक उत्तर पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब बास्क देश में अभियान, विशेषकर अप्रैल में गुएर्निका पर जर्मन पायलटों द्वारा किए गए कुख्यात बमबारी ने चौंकाने वाले तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाया। यह द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता की एक डरावनी झलक थी। जून में बिल्बाओ और फिर अगस्त में सैंटेंडर के पतन ने राष्ट्रवादियों की लगातार बढ़त को दर्शाया, और अक्टूबर तक जो तुशुई समटी अपर का गिजोन भी गिर चुका था, जिससे पूरा उत्तरी मोर्चा राष्ट्रवादी नियंत्रण में आ गया। इससे रिपब्लिकन सेनाएं महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधनों और जनशक्ति से वंचित हो गईं। 1938 तक युद्ध फ्रांको के पक्ष में तेजी से मुड़ रहा था। मार्च में राष्ट्रवादी सेनाओं ने अरागोन पर आक्रमण किया, रिपब्लिकन लाइनों को तोड़ते हुए और भारी हथियारों का उपयोग करके पूर्वी शहर विनारोस तक पहुंचे। 15 अप्रैल को वे भूमध्य सागर तक पहुंच गए, जिससे रिपब्लिकन क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और कैटालोनिया को शेष स्पेन से अलग कर दिया। इस आक्रमण ने राष्ट्रवादी सेनाओं की बढ़ती श्रेष्ठता को दिखाया, खासकर उनके समन्वय, मशीनीकरण, हवाई गतिशीलता और जबरदस्त मारक क्षमता में, जो मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और इटली में मुसोलिनी के निरंतर समर्थन का परिणाम था। जवाब में रिपब्लिकनों ने जुलाई से नवंबर 1938 तक एब्रो की खूनी लड़ाई नाम से जाने जाने वाला अपना सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी जवाबी हमला शुरू किया, जो पूरे युद्ध की सबसे बड़ी, लंबी और निर्णायक भिड़ंत थी। अपनी रक्षा पंक्ति को फिर से जोड़ने और विद्रोहियों की गति को कुछ हद तक पलटने के लिए की गई। इस लड़ाई में शुरू में 80,000 मजबूत रिपब्लिकन सेनाओं के लिए उम्मीद नजर आई, जब 25 जुलाई को उन्होंने अंधेरे की आड़ में एब्रो नदी पार कर अचानक हमला किया, गांदेसा शहर पर कब्जा कर लिया और टेरा अल्टा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। हालांकि राष्ट्रवादियों ने धीरे धीरे बेहतर हथियारों, जर्मन हवाई समर्थन और भारी तोपखाने का इस्तेमाल कर अपनी स्थिति फिर से मजबूत कर ली। फ्रांको ने गतिशील युद्ध में न फंसकर भीषण गर्मी में क्षरण और खाई युद्ध से रक्षकों को थकाने का निर्णय लिया। कई महीनों की थकाऊ लड़ाई और भारी हताहतों के बाद अक्टूबर तक रिपब्लिकन पीछे हट रहे थे, क्योंकि वे गांदेसा में ट्यूब पो करने में असफल रहे, जो तट की ओर बढ़ने की कुंजी थी, और उनके युद्ध भंडार और आपूर्ति भी खत्म हो रही थी। अंततः उन्होंने 16 नवंबर को एब्रो नदी के पार पूर्ण रूप से पीछे हटने का निर्णय लिया। इस लड़ाई ने रिपब्लिकन की सैन्य क्षमता, जनशक्ति और मनोबल को पूरी तरह से थका दिया था, और यह युद्ध का अंतिम निर्णायक मोड़ बन गया। एब्रो के बाद उनकी बड़े अभियान शुरू करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई थी। दिसंबर 1938 से फरवरी 1939 के बीच कैटालोनिया अभियान चरम पर पहुंचा। संगठन और एकता के अभाव में रिपब्लिकन सेनाएं टूट गईं और 26 जनवरी 1939 को विद्रोही सेनाओं ने बार्सिलोना पर कब्जा कर लिया। मार्च तक आंतरिक विभाजनों ने रिपब्लिकनों को काफी कमजोर बना दिया था। प्रधानमंत्री हुआन नेग्रिन ने युद्ध जारी रखने का सुझाव दिया, उम्मीद करते हुए कि यूरोप में युद्ध छिड़ेगा, जो सितंबर तक नहीं हुआ। लेकिन उनके विरोध में अन्य रिपब्लिकन नेता थे, जिनमें स्पेनिश सेना के कर्नल सेगिस्मुंडो कासादा लोपेज भी शामिल थे, जिन्होंने नेग्रिन के खिलाफ तख्ता पलट का नेतृत्व किया। कासादा ने फ्रांको के साथ शांति वार्ता की उम्मीद की थी, लेकिन फ्रांको ने आत्मसमर्पण की शर्तों को ठुकरा दिया और सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वे 28 मार्च को मैड्रिड में बिना किसी खास विरोध के दाखिल हुए, और फ्रांको ने 1 अप्रैल को राष्ट्रवादी जीत की घोषणा की, जिससे 3 लंबे वर्षों के रक्तपात का अंत हुआ।
फ्रांको ने तेजी से एक व्यक्तिगत अधिनायकवादी तानाशाही स्थापित की, जो उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1975 तक चली। उन्होंने कड़ी सेंसरशिप, राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध और व्यापक दमन लागू किया, जिसमें फांसी और असंतुष्टों को कैद करना भी शामिल था। स्वयं को कौदियो कहने वाले फ्रांको केंद्रीकृत सत्ता, सैन्य प्रभाव और क्षेत्रीय पहचान के दमन का प्रतीक बन गए थे। शुरू में फ्रांको फालांगे पार्टी द्वारा फांसीवादी विचारों से जुड़े थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों की हार के बाद उन्होंने अपने शासन को उनसे दूर कर लिया। आर्थिक रूप से स्पेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ठहराव का अनुभव किया, जिसे आत्मनिर्भर नीतियों ने और बढ़ाया, लेकिन 1950 और 60 के दशक में उदारीकरण और विकास हुआ, जिसे स्पेनिश चमत्कार कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान फ्रांको ने स्पेन को कट्टरपंथी साम्यवाद विरोधी के रूप में पुनः स्थापित कर अपनी तानाशाही के बावजूद पूर्व शत्रु पश्चिमी देशों का मौन समर्थन प्राप्त किया। फ्रांको की शासन व्यवस्था उनकी मृत्यु के बाद देश के लोकतंत्रीकरण को रोकने में असफल रही, क्योंकि स्पेन पुनः लोकतंत्र की ओर लौट गया।